अनबाउंडेड रीजन और अनबाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि अगर ऑप्टिमल टेबल आपके पास आ गई, यानी कि सारे के सारे जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहे हैं, ठीक है, और कोई ना कोई इस तरह का कॉलम आपके पास आ रहा है, इस तरह का कॉलम कोई भी बन रहा है आपके पास जिसके अंदर सारी एंट्रीज लेस देन इक्वल टू जीरो आ रही है, ठीक है, यानी ऑप्टिमलिटी की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन इस तरह का कॉलम वाई जे आपके पास आ रहा है जिसकी सारी वैल्यूज वाई आई जे क्या बन रही है, लेस देन इक्वल टू जीरो। उस केस में क्या होगा, सॉल्यूशन तो क्या होगा, बाउंडेड होगा, यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या बाउंडेड होगा, लेकिन जो फिजिबल रीजन है वो क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। अगर जेड जे माइनस सी जे किसी भी स्टेज पर इस तरह की कंडीशन बन रही है कि जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और फिर उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई इस तरह का कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है जिस कॉलम के लिए सारे वाई आई जे क्या आ रहे हैं, लेस देन इक्वल टू जीरो, उस केस में फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होगा और ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी अनबाउंडेड होगा। ठीक है, ये है। तो अपन ने एक प्रॉब्लम कर ली थी लास्ट क्लास में और उसमें हमने आपको बताया था कि जो फिजिबल रीजन था वो तो अनबाउंडेड था, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो गया था, एग्जिस्ट कर रहा था, बाउंडेड हो गया था। अब एक प्रॉब्लम और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ जिसके अंदर अपन देखेंगे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी उसमें क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अपन करें इसका। लिखिए क्वेश्चन, मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू -2x1 प्लस x2, -2x1 प्लस x2, मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू, सब्जेक्ट टू कंडीशंस x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 10, 2x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 40 एंड x1 x2 आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपके पास है, इसको आपको सिंप्लेक्स मेथड से चेक करना है। ठीक है, अगर आपको अब एग्जाम में इस तरह की प्रॉब्लम दे रखी है तो जरूरी नहीं आप सिंप्लेक्स मेथड ही लगाओ, आप कोई सा भी मेथड, ग्राफिकल मेथड कर लो, लेकिन सपोज 3 होते हैं यहाँ पर वेरिएबल, तो फिर आपको फिर वहां पर सिंप्लेक्स मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में फिर अपने को प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, क्योंकि 3 वेरिएबल्स के लिए ग्राफ बनाना 3D के अंदर मुश्किल काम है। ठीक है, ये और 3 से ज़्यादा है अगर, तब तो फिर ग्राफ अपन बना ही नहीं सकते, क्योंकि 3D सब में तो सारी दुनिया है, तो फिर ग्राफ कैसे बनाओगे आप। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे अपन, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या बनेगा, देखो मैक्सिमम तो है ही ऑलरेडी है, तो मैक्सिमम जेड इक्वल टू -2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू, इनइक्वलिटी जा रही है तो इसको सबसे पहले इक्वेशंस अपन बनाएंगे। तो सब्जेक्ट टू कंडीशंस x1 माइनस x2 प्लस मैंने क्या कर दिया x3 और इक्वल टू क्या हो गया 10, 2x1 माइनस x2 और प्लस क्या कर दिया मैंने इसमें x4 इक्वल टू 40। तो x3 और x4 दोनों क्या है, स्लैक वेरिएबल है, स्लैक वेरिएबल्स, न्यूनता पूरक चर, तो स्लैक वेरिएबल है तो दोनों की कॉस्ट क्या लेंगे, 0, तो 0 x3 हो गया और 0 x4 हो गया। अब यहाँ पर x3 लिया है मैंने तो नेक्स्ट वाले में 0 x3 कर दूंगा मैं, यहाँ x4 लिया है तो इसमें 0 x4 कर दिया। एंड क्या होगा, जितने भी xi यहाँ पर आ रहे हैं वो सारे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेयर i इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, तो ये मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म मेरा बन गया। अब यहाँ से आप देख सकते हो मैट्रिक्स ए क्या बन रही है आपकी, ए मैट्रिक्स इक्वल टू, पहला तो 1 2 पहला कॉलम, दूसरा -1 तीसरा 1 0 और चौथा 0 1। तो इसकी सिंप्लेक्स टेबल अगर मैं बनाऊं, इसकी सिंप्लेक्स टेबल क्या बनेगी, देखो आप, CB B XB, ये आगे ठीक है, तो ये इसकी सिंप्लेक्स टेबल अपन ने बना दी।
सी जे और इधर क्या आएगा बी। क्या करेंगे, सबसे पहले तो बेसिक मैट्रिक्स आप देखोगे तो बेसिक मैट्रिक्स कौन सी बन रही है, ये अल्फा 3 है और ये अल्फा 4 है, 1 2 3 और 4, अल्फा 3 और अल्फा 4, अल्फा 3 अल्फा 4, तो ये हो गया x3, ये हो गया x4। अब 3 और कॉस्ट देखो आप, x1 की -2, x2 की +1, तो यहाँ पर y1 y2 y3 y4, तो x1 की कॉस्ट तो क्या है -2, फिर यहाँ पर क्या है 1, फिर क्या है 0 और 0, b की वैल्यू क्या है 10 और 40, 10 और 40, और ये मैट्रिक्स पूरी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आ गया आपका 1 2, यहाँ पर -1 -1, यहाँ पर क्या आ रहा है 1 0, और यहाँ पर क्या आ रहा है 0 1। ठीक है, जेड जे माइनस सी जे निकाल सकते हो आप। जब जेड जे माइनस सी जे यहाँ पर अपन निकालेंगे तो क्या आ रहा है देखो आप, तो 10 और प्लस 42 जा 80 प्लस 10 तो क्या हो गए 90, 90 माइनस 2 करें तो 88 आ गया। ठीक है, सॉरी ये नहीं करते अपन, सी बी की वैल्यू लिखोगे ना, अल्फा x3 और x4 के लिए 0 0 ये है ना, तो इसके लिए 0, इसके लिए 0, तो 0 माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। इसके लिए जब करोगे तो 0 0 और -1 किया तो -1 आ गया, इसके लिए करेंगे तो 0 और इसके लिए 0, ये जेड जे माइनस सी जे आ रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये आपका एंट्रिंग वेक्टर बनने जा रहा है। ठीक है, यहां आपका ऐसा कॉलम है कि जेड जे माइनस सी जे क्या आ गया आपका, जेड जे माइनस सी जे लेस देन 0 आ रहा है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो सारी एंट्रीज है वो भी क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है। इसका मतलब अब इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन अनबाउंडेड होगा। इस केस में क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन विल बी अनबाउंडेड, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन अनबाउंडेड है तो फिजिबल रीजन भी अनबाउंडेड। अनबाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन तभी होगा जब फिजिबल रीजन भी कैसा है, अनबाउंडेड है। क्लियर, तो इससे पहले वाला एग्जांपल मैंने ऐसा किया था जिसमें फिजिबल रीजन तो बाउंडेड था, वो अनबाउंडेड था, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाउंडेड था। यहां पर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज बाउंडेड नहीं, अनबाउंडेड, अनबाउंडेड, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड। ठीक है, अगर यहाँ प्लस मान लो जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता, यहाँ प्लस आ जाता, तो फिर ऑप्टिमलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती। उस केस में ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपका क्या बन जाता, बाउंडेड बन जाता। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए। तो ये अपना इस कंडीशन के एग्जाम्पल्स हो गए। तो इस कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी इस तरह का कॉलम आपके ऑप्टिमल टेबल है, यानी सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब इस तरह का कॉलम हो, तब तो रीजन तो क्या होगा, अनबाउंडेड, सॉल्यूशन बाउंडेड। अगर किसी भी स्टेज पर जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू नेगेटिव है और उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को पूरा लेस देन इक्वल टू 0 वाला मिल गया, तब फिर जो सॉल्यूशन है आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो भी क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन इसमें देखें, नेक्स्ट है डिजनरेसी। नेक्स्ट क्या है, डिजनरेसी, अपभ्रष्टता। अपभ्रष्ट सॉल्यूशन किस तरह से मिलते हैं सिंपलेक्स टेबल से। डिजनरेसी, अपभ्रष्टता, अपभ्रष्टता। अपभ्रष्टता का क्या मतलब है, देखो यहां पर सपोज ये टेबल आपके पास है, मैं समझा देता हूं आपको, सी बी बी और ये एक्स बी। ठीक है, ठीक है, यहां पर क्या कर रहे हैं अपन, देखो y1 y2 y3 जो भी यहाँ पर वेरिएबल है वो सारे आप लिख दोगे। डिजनरेट का क्या मतलब है, यहाँ पर b की कुछ भी वैल्यू मैं ले लेता हूँ, सपोज b की वैल्यू मैंने ले ली, सपोज 8 है, 4 है और 6 है, इस तरह से मैंने सपोज b की वैल्यू ले ली। और यहाँ पर मैं जेड जे माइनस सी जे निकालूंगा, मान लेता हूँ
-2 आ रहा है, -3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, 1 आ रहा है। -3 वाला मैंने ले लिया सपोज, यहाँ 4 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया सपोज, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया 2। मान लेते हैं इस तरह से, मैंने अपने मन से लिख दिया, सिर्फ मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि डिजनरेसी का क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप ये टेबल, आप फर्स्ट टेबल आपने या जो भी टेबल आ रही है, डिजनरेसी किसी भी स्टेज पर आ सकती है। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रहे, जब आप सिंप्लेक्स मेथड आप अप्लाई करते हो तो जरूरी नहीं है कि पहली टेबल में आपको डिजनरेसी मिले, किसी भी स्टेज पर आपको डिजनरेसी मिल सकती है और फिर वो ऑटोमेटिकली रिमूव भी हो जाती है। ठीक है, उसका एक अपने को कुछ चीजें ध्यान रखनी है उसके अंदर कि करना क्या है, अदरवाइज फिर वहां पर इनफाइनाइट साइकिल चल जाता है और उस केस में फिर आपको सॉल्यूशन मिलता ही नहीं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर डिजनरेट प्रॉब्लम से, पहली बात तो ये कि डिजनरेट का क्वेश्चन सिंप्लेक्स टेबल के लिए तो आपसे ज्यादा पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी डिजनरेसी का मतलब क्या है ये तो आपको पता होना ही चाहिए। सपोज ये टेबल आपके पास आ गई किसी स्टेज पर, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, जो भी सिंप्लेक्स टेबल है, ये टेबल सपोज आपको मिली। अब इसके बाद जब आपको नेक्स्ट टेबल बनानी है तो एंटरिंग वेक्टर लेना पड़ेगा मोस्ट नेगेटिव। क्या लेना पड़ेगा? मोस्ट नेगेटिव। तो मोस्ट नेगेटिव आपने ले लिया, ये एंटरिंग वेक्टर हो गया। फिर यहां पर आप रेशियो देखोगे, रेशियो जब किसको, 8 को 4 से डिवाइड किया, फिर 4 को 2 से डिवाइड किया और फिर 6 को 2 से डिवाइड किया, तो यहां पर क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 और इसकी वैल्यू 3। तो मिनिमम रेशियो क्या बना 2, लेकिन अब ये 2 के लिए आ रहा है। ठीक है, जब 4 को डिवाइड कर रहे हो 8 के अंदर तो 2 आ रहा है, 4 के अंदर 2 को डिवाइड करेंगे तो भी 2 आ रहा है। ठीक है, और यहां पर 3 आ रहा है, तो मिनिमम कौन से आगे, जब 4 और 2 को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 2 आपके पास क्या आगे यहां पर मिनिमम रेशियो, यानी कि मिनिमम रेशियो क्या कर रहा है, टाई कर रहा है। ठीक है, मिनिमम रेशियो क्या हो गया, टाई हो गया। ठीक है, 2 के लिए सेम आ गया। इस तरह की अगर स्थिति कहीं पर भी सिंप्लेक्स मेथड में बनती है तब अपन इसको क्या कहते हैं कि ये जो स्थिति है वो किसकी है, डिजनरेसी की है। यहां पर क्या मतलब किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, डिजनरेसी की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, डिजनरेसी का क्या हुआ, मिनिमम रेशियो जो अपन लिखते हैं, मिनिमम रेशियो, और कौन सा लेते हैं अपन, एक्स बी आई अपॉन वाई आई के, जहां वाई आई के ग्रेटर देन 0, इस तरह से, क्योंकि एक्स बी आई बेसिक वेरिएबल कुछ भी नहीं है, बी के बराबर ही आते हैं। ठीक है, बेसिक वेरिएबल्स। तो ये जो मिनिमम रेशियो, इसका अपन क्या लेते हैं, मिनिमम विद रिस्पेक्ट टू आई। ये मिनिमम रेशियो क्या होता है, टाई हो जाता है, टाइज। ठीक है, ठीक है, टाई। ठीक है, या 4 मैं लिख दे 4 मोर देन 1, 4 मोर देन 1, एक से ज्यादा के लिए ये अगर कंडीशन आ जाती है, मिनिमम रेशियो आ जाता है, उस केस में अपन कहते हैं कि वहां पर क्या है, डिजनरेसी है। क्या आ गई, डिजनरेसी, या ये कहेंगे कि डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन वहां पर होगा। ठीक है, अब डिजनरेसी कहां हो सकती है आपकी। ठीक है, तो एक तो ये है कि डिजनरेसी कैन बी appear at any stage of सिंप्लेक्स एल्गोरिदम, या सिंप्लेक्स जो भी मेथड अपन कर रहे हैं, तो सिंप्लेक्स एल्गोरिदम में किसी भी स्टेज पर डिजनरेसी आ सकती है। इसका कोई जरूरी नहीं है कि पहली टेबल में आएगी या दूसरी में आएगी, किसी भी स्टेज पर आ सकती है। अब दिक्कत यह है कि अगर इन दोनों के लिए रेशियो सेम आ रहा है तो किसको की एलिमेंट माने, किसको की एलिमेंट माने। ठीक है, तो की एलिमेंट किसको माने अपन। अब की एलिमेंट आप देखोगे इस तरह से अपन की एलिमेंट मानेंगे, भाई इसको भी मैं की एलिमेंट मान सकता हूं और इसको भी मैं, क्योंकि दोनों के लिए सेम आ रहा है, दोनों के लिए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो की एलिमेंट अपन किसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, की एलिमेंट, की एलिमेंट, तो की एलिमेंट अपन इस तरह से डिसाइड करेंगे, देखो इसके अंदर we get minimum ratio corresponding to the columns of basic variables starting from the left। ठीक है, की एलिमेंट इस तरह से अपन लेंगे कि जो बेसिक वेरिएबल्स हैं या बेसिक जो वेक्टर्स हैं, बेसिक वेरिएबल्स स्टार्टिंग
स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट। तो इस तरह से अपन की एलिमेंट डिसाइड करेंगे कि जो एंटरिंग वेक्टर है वो लेफ्ट साइड वाला बने। एंटरिंग वेक्टर किधर वाला बने? लेफ्ट साइड वाला बने, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सपोज यहां पर आपके पास वेरिएबल, सपोज बेस में क्या क्या होते, एक तो सपोज क्या होता, अल्फा 3 होता, और एक सपोज क्या होता, अल्फा 4 होता। सपोज ये बेसिक वेरिएबल्स आपके पास हैं, ठीक है, या बेस के अंदर ये है। अगर मैं 4 को की एलिमेंट मानूं तो अब यहां पर क्या है, अल्फा 3 एक कॉलम है और अल्फा 3 दूसरा कॉलम है, वो अल्फा 4। तो अल्फा 4 अल्फा 3 के क्या आ रहा है, राइट साइड में, और अल्फा 3 अल्फा 4 के क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड में। तो अपन कोशिश करेंगे कि एलिमेंट इस तरह का माने कि जो लेफ्ट साइड वाला है उसको अपन क्या करवाएं, एंटर करवाएं। अदरवाइज फिर दिक्कत आएगी आपको। अदरवाइज अगर आप राइट साइड वाले को एंटर करवाएं तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि आप 50 और 100 टेबल बना ले लेकिन आपको सॉल्यूशन ही नहीं मिले। उस केस में इनफाइनाइट साइकिल वहां पर शुरू होने की स्थिति भी बन सकती है। तो अगर इस तरह की स्थिति है तो अब क्या करेंगे अपन, यहां सपोज अल्फा 4 है, अब मुझे अल्फा 3 और अल्फा 4 में से एक चुनना है क्योंकि इन दोनों के लिए टाई हो रहा है। तो मैं कौन सा चुनूंगा, अल्फा 3 वाला, ठीक है भाई। मुझे बेस में कौन सा लेकर आना है भाई, एंटरिंग वेक्टर तो ये हो गया, मुझे बाहर किसको निकालना है, ठीक है। तो मुझे किसको रखना है, मतलब अल्फा 3 को, बाहर किसको निकालना है, अल्फा 4 को। मुझे रखना किसको है, अल्फा 3 को। ये चीज ध्यान रहे, लेफ्ट वाले को मुझे रखना है, लेफ्ट वाले को मुझे रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में से देखो ये दोनों टाई कर रहे हैं, मुझे रखना किसको है, अल्फा 3 को। तो अल्फा 3 को तो अपन रख लेंगे और अल्फा 4 को अपन बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट वाले को रखना है आपको बेस में, बाकी दूसरे को बाहर निकालना है। तो अल्फा 4 को बाहर निकालेंगे, इसका मतलब की एलिमेंट किसको लेना पड़ेगा मुझे, इसको, क्योंकि इसकी सीध वाले को मुझे बाहर निकालना है, ठीक है। तो जब भी आपको टाई करे, जब भी टाई हो रहा है तो आप देखेंगे कि लेफ्ट वाले को रखना है और जो राइट साइड वाला है उसको आपको बाहर निकालना है। तो उसके करस्पॉन्डिंग अपन क्या ले लेंगे, की एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। उससे अपना जो काम है वो इजी होगा। जैसे यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल वगैरह भी हो सकते हैं, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल हमेशा किधर जाएंगे, राइट में। तो अपन कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियल वेरिएबल वगैरह है उनको अपन क्या कर सके, बाहर निकाल सकें। स्लैक या सरप्लस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग है उनको कोशिश करें बाहर निकालने की। इसलिए अपन क्या करते हैं कि बेस में किसको रखते हैं, लेफ्ट वाले को, ठीक है। इन दिस रूल वी गेट मिनिमम रेशियो करस्पॉन्डिंग टू द कॉलम्स ऑफ बेसिक वेरिएबल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है डिजनरेसी के केस में। तो डिजनरेसी में जो इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपका जो की एलिमेंट आप निकालने के लिए जो मिनिमम रेशियो निकालते हो वो क्या कर जाता है, टाई कर जाता है। टाई कर गया तो फिर आपको उसको किस तरह बढ़ना है उसका प्रोसीजर आपको बता दिया। कुछ चीजें हैं कि डिजनरेसी किसी भी स्टेज पर अपियर हो सकती है, ठीक है ये, और आपको की एलिमेंट इनमें से किसको कंसिडर करना है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये डिजनरेसी की स्थिति है। एक और चीज कि जो डिजनरेसी है, ठीक है, डिजनरेसी के बारे में एक चीज और जो इसमें है कि ये एक टेम्परेरी फिनोमेना है। क्या है, ये भी आप लिख सकते हो, डिजनरेसी, डिजनरेसी इज ए टेम्परेरी फिनोमेना, फिनोमेना, ठीक है। टेम्परेरी का मतलब है कुछ देर के लिए, एक टेबल में हो सकता है कि डिजनरेसी हो और नेक्स्ट टेबल में रिमूव हो जाए, ठीक है। तो केवल टेम्परेरी फिनोमेना है जो कि अपने आप ऑटोमेटिकली, ये धीरे जब आप इसको बढ़ाएंगे आगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिजनरेसी की कंडीशन हो गई। नेक्स्ट अपन आते हैं नेक्स्ट इसके अंदर। तो डिजनरेसी वाला पॉइंट अपना कौन सा हो गया, अभी तक जो लास्ट अपन ने किया था उसमें 7 पॉइंट मैं आपको करवा चुका था। तो ये नेक्स्ट अपना 8वां पॉइंट हो गया। ये प्रॉपर्टी चल रही है किसकी, सिंप्लेक्स मेथड के अंदर या सिंप्लेक्स एल्गोरिदम में जो भी अपन कर रहे हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम यहां पर कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन करें इसकी,
नेक्स्ट लिखो नंबर 9। नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या है, फिर उसको अपन समझाते हैं एग्जाम्पल लेकर। इफ इन एन ऑप्टिमल टेबल, इफ इन एन ऑप्टिमल टेबल any artificial variable variables are present at positive level, then the given LPP has no feasible solution, ठीक है। और फिजिबल सॉल्यूशन ही नहीं है तो फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं। क्या कह रहा है देखो इसके अंदर, if in an optimal table any artificial variables are present at positive level, यानी कि जो इष्टतम सिंप्लेक्स टेबल होगी, ठीक है, यानी कि जो लास्ट में आएगी। इष्टतम ऑप्टिमल टेबल का मतलब क्या हुआ, जिस टेबल के लिए ZJ माइनस CJ क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सारे के सारे। ऑप्टिमल टेबल का मतलब जिस टेबल में ZJ माइनस CJ क्या आ जाए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गए सारे के सारे, तो वो टेबल कौन सी होगी, ऑप्टिमल टेबल। उसी से आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखते हो। ये कह रहा है कि अगर उस ऑप्टिमल टेबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल बचा हुआ है, कृत्रिम चर बचा हुआ है, और उसकी वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, उसकी वैल्यू क्या हो, क्योंकि जो भी वेरिएबल ले रहे हो आप यहां पर x, वो सारे क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई वेरिएबल्स की वैल्यू या तो क्या होगी पॉजिटिव या फिर क्या होगी इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि जो ऑप्टिमल टेबल है अगर उसमें आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल बचा हुआ है और उसकी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। अगर इस तरह की स्थिति आ गई आपके पास, कहने का मतलब ये है आर्टिफिशियल वेरिएबल टेबल में नहीं बचना चाहिए। अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल टेबल में बच गया उस केस में कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल बच गया और उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तब कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। ये इसका कहना है इस रिजल्ट का, ठीक है। तो इसका अपन एग्जांपल देखेंगे। इससे पहले एक प्रॉपर्टीज की इसके साथ ही और मैं लिख देता हूं नंबर 10, फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूं नंबर 10। इफ इन ऑप्टिमल टेबल, if in optimal table any artificial variables, if in an optimal table artificial variables are present at zero level, then LPP has optimal solution, then LPP has optimal solution, but redundancy in constraints। इसका क्या मतलब है, redundancy in constraints। तो दो स्थितियां देखो, ऑप्टिमल टेबल, दोनों ही केसेज में ऑप्टिमल टेबल की बात हो रही है। ऑप्टिमल टेबल वो होगी जिसके लिए ZJ माइनस CJ क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हर एक J के लिए, फॉर ऑल J। ये ऑप्टिमल टेबल की कंडीशन है। अब अगर इस ऑप्टिमल टेबल में क्या बचा हुआ है आपके पास, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। क्या है, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल्स बचे हुए हैं किसमें, ऑप्टिमल टेबल में। अब कोई भी वेरिएबल है उनकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि LPP जो अपन कर रहे हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन वेरिएबल्स को क्या ले रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और वो ऑप्टिमल टेबल में सपोज बचे हुए हैं। अब बचे हुए हैं तो दो स्थिति हो गई, या तो आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होगा ग्रेटर देन 0, या फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल किस लेवल पर बचे हुए हैं इक्वल टू 0 पर। अगर एक भी ग्रेटर देन 0 पर बचा हुआ है उस केस में तो क्या होगा, नो फिजिबल सॉल्यूशन, नो फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर सारे के सारे ऑल जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो सारे 0 पर जा रहे हैं, सारे 0 पर जा रहे हैं, 0 लेवल पर बचे हुए हैं, उस केस में ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब फिजिबल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहा है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट एंड रिडंडेंसी इन कंस्टेंट्स। इसका क्या मतलब है, प्रतिबंधों में अतिरिक्तता होगी, प्रतिबंधों में अतिरिक्तता होगी। प्रतिबंधों में अतिरिक्तता होगी, रिडंडेंसी इन कंस्टेंट्स, इसका मतलब भी मैं बता रहा हूं आपको। तो ये चीज आ गई समझ में आपके। जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जिस टेबल के लिए उसको अपन ऑप्टिमल टेबल कहते हैं। ऑप्टिमल टेबल में अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल बचे हुए तो या तो वैल्यू 0 हो सकती है या फिर ग्रेटर देन 0 हो सकती है। अगर एक भी वेरिएबल ऐसा बचा हुआ है आर्टिफिशियल जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब वहां पर नो फिजिबल सॉल्यूशन होगा। और जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल बच रहे हैं, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 4 है, वो सारे अगर 0 बन रहे हैं उस केस में ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जो कंस्टेंट्स है, जो प्रतिबंध है, उनमें क्या होगी, रिडंडेंसी होगी, अतिरिक्तता होगी। तो रिडंडेंसी क्या मतलब क्या है, देखो जैसे सपोज मैं ये डायग्राम बनाऊं, ये मैंने सपोज 2 लाइन बनाई ये, और मान लेता हूं इस लाइन का हल क्षेत्र ओरिजिन की तरफ है और इसका हल क्षेत्र भी क्या है, ओरिजिन की तरफ, ठीक है, ओरिजिन की तरफ। तो इन दोनों का जो कॉमन रीजन आप अगर देखें तो ये कॉमन रीजन है, ये इन दोनों का क्या हो गया, कॉमन रीजन। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये यहां पर जो लाइन है इसको मैं यहां से हटा दूं, इसको मैं यहां से हटा दूं, उसके बाद भी तो इस लाइन के लिए कॉमन रीजन यही होगा। कॉमन रीजन थोड़ी चेंज हुआ, यानी कि किसी कंस्ट्रेंट को या किसी प्रतिबंध को अगर आप हटा दो और कॉमन रीजन चेंज नहीं हो, कॉमन रीजन वही हो, तब फिर अपन कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। इसका मतलब ये कैसा प्रतिबंध हुआ, अतिरिक्त हो गया, एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है, एक्स्ट्रा है, उसको ही अपन यहां पर क्या बोलते हैं, रिडंडेंसी, अतिरिक्त प्रतिबंध। तो ये साथ में कंडीशन होगी। आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर 0 लेवल पर बचा हुआ है ऑप्टिमल टेबल में, तब ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वहां पर निश्चित रूप से कोई ना कोई एक्स्ट्रा क्या होगा, आपके पास कंस्टेंट होगा, या वहां पर क्या होगी, रिडंडेंसी होगी। ठीक है, आगे समझ में। अब मैं इसका एक प्रॉब्लम लेता हूं। इसका एक क्वेश्चन अपन करते हैं। तो कोशिश मैंने की है कि जो भी केसेज मैंने यहाँ पर आपको बताए, समझाएं, हर एक केस का अपन ने एक प्रॉब्लम की है, क्योंकि क्वेश्चन करने से आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। हो सकता है कि लेक्चर्स का जो नंबर है, संख्या, वो ज़्यादा हो जाए, लेकिन समझ में आना ज़रूरी है। उसके बाद आप आराम से जो भी आपके पास बुक वगैरह है उससे अपना कर सकते हो आगे का काम। क्वेश्चन लिखो इसका एक। मैक्सिमम ऑफ z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2, सब्जेक्ट टू कंडीशंस दे रखे हैं, 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2, 3x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड x1, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये प्रॉब्लम दे रखी है, आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये अपने को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दी गई प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में।
तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाऊं, मैक्सिमम में तो हुई ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैक्सिमाइजेशन की है प्रॉब्लम, तो मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू क्या है 3x1 और प्लस 2x2। सब्जेक्ट टू कंडीशंस आप लिखोगे इसकी, क्या बन रही है 2x1 प्लस x2, तो लेस देन इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो यहां पर क्या काम में लेंगे अपन, स्लैक वेरिएबल न्यूनता पूरक चर, और उसको मैंने क्या मान लिया x3, तो प्लस x3 हो गया और इक्वल टू किसके है 2 के, इक्वल टू 2। नेक्स्ट में आए अपन, तो 3x1 प्लस 4x2 प्लस 4x2, 3x1 प्लस 4x2, और यहां पर साइन क्या आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू का, इसलिए यहां पर कौन सा वेरिएबल काम में लेंगे अपन, सरप्लस वेरिएबल यानी कि आधिक्य पूरक चर, तो उसको घटाते हैं अपन, तो माइनस क्या कर दिया मैंने x4 माइनस x4 और इक्वल टू किसके है 12 के, इक्वल टू 12। तो ध्यान रहे यहां पर x3 और x4 क्या लिए मैंने, एक तो स्लैक वेरिएबल, एक क्या है सरप्लस, और स्लैक और सरप्लस की कॉस्ट हमेशा क्या लेते हैं 0, तो यहां पर क्या लिखेंगे 0 x3 और प्लस 0 क्या हो गया x4। ठीक है, अब x3 यहां पर लिया है मैंने, तो यहां पर 0 x3 हो गया, x4 यहां लिया है मैंने, तो इधर हो गया 0 x4। अब आप मुझे देखो यहां पर इस प्रॉब्लम में क्या बन रहा है 2 3 आ रहा है, और दूसरा कॉलम क्या आ रहा है 1 4, फिर क्या आ रहा है 1 0, और क्या आ रहा है 0 -1। लेकिन आप यहां से देख सकते हो बेसिक मैट्रिक्स नहीं बन रही है अपनी। बेसिक मैट्रिक्स कब मिलेगी, जब यहां 1 0 आ रहा है तो एक 0 1 और मिलना चाहिए आपको। तो अगर नहीं बन रहा है बेसिक मैट्रिक्स, तो फिर अपन उसके लिए क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल काम में लेते हैं, कृत्रिम चर काम में लेते हैं। तो मैंने एक आर्टिफिशियल वेरिएबल कहाँ चाहिए मुझे भाई, 1 0 तो है ही, एक 0 1 और बनाना है मुझे। तो 0 1 बनाने के लिए इधर मैंने एक आर्टिफिशियल वेरिएबल लगा दिया x5, और यहाँ मुझे 0 क्या लिख दूंगा मैं x5, तो ये कॉलम मिल जाएगा मुझे 0 1 और 1 0 ऑलरेडी है, यानी कि बेसिक मैट्रिक्स मुझे मिल जाएगी। क्लियर। तो कुल मिलाकर ये कि x5 यहाँ पर क्या आया आर्टिफिशियल वेरिएबल। आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट क्या लेते हैं -m, क्या लेते हैं -m, और इंटू किसके आ गया x5। x5 आर्टिफिशियल वेरिएबल है, उसकी कॉस्ट क्या हो गई -m, जहां m क्या है एक बहुत बड़ी धनात्मक संख्या, ए लार्ज पॉजिटिव नंबर, वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर क्या है यहाँ पर कैपिटल M। तो -m क्या हो जाएगा वेरी लार्ज नेगेटिव नंबर, वेरी लार्ज नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये सारी कंडीशन आ गई, और यहाँ पर क्या लिख सकता हूं मैं x1, x2, x3, x4, x5, इन सब की वैल्यू जो वेरिएबल्स है वो सारे क्या होंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मैं इसकी टेबल बनाऊं, तो टेबल इस तरह से बना रहा हूं मैं, CB, B और XB। ठीक है, तो ये मेरे पास टेबल हो गई। इधर क्या लिखते हैं अपन ZJ माइनस CJ, इधर आ जाएगा CJ, ये आ गया B। कितने वेरिएबल है यहाँ पर 5, तो ये हो गया Y1, Y2, Y3, Y4 और Y5। कॉस्ट देखो, फर्स्ट वेरिएबल की क्या है 3, सेकंड की क्या है 2, थर्ड की क्या है 0, फोर्थ की क्या है 0, और फिफ्थ जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसकी क्या है -m। इस तरह से है। ए मैट्रिक्स यहां से लिख सकते हो, पहला कॉलम क्या आएगा 2 3 2 3, दूसरा कॉलम 1 4 1 4, तीसरा कॉलम 1 0 1 0, चौथा कॉलम क्या है 0 -1, और पांचवा कॉलम क्या है 0 और 1। तो आप देख सकते हो बेसिक मैट्रिक्स कौन सी बन रही है 1 0 और 0 1, यानी कि α3 और α5। इधर तो क्या है α3 और ये क्या है α5। वेरिएबल्स क्या हो गए x3 और x5। x3 की कॉस्ट क्या है 0, x5 की कॉस्ट क्या है -m। ठीक है, और b की वैल्यू क्या क्या है मेरे पास यहाँ पर 2 और 12, ये आ गया 2 और ये क्या आ गया 12। तो ये मेरे पास क्या बन गई सिंपलेक्स टेबल। अब मैं ZJ माइनस CJ निकालू इसके लिए, तो 2 को इसमें किया तो 0, -3m आ रहा है और -3, तो ये आ रहा है -3m और -3, ये बना। नेक्स्ट में करें तो 0, और यहां पर क्या आ गया -4m
मैं यहाँ वाली एंट्री इस तरह से लिख सकता हूँ, -3m और माइनस क्या है 3। फिर नेक्स्ट में करें तो ये तो 0, -4m ये वाली एंट्री आ रही है, -4m और माइनस किसके 2 के, -2 के। इसके लिए 0 आएगा, ठीक है। इसके लिए करें तो 0, ये प्लस m आ गया, इसके लिए करें तो 0। तो ये ZJ माइनस CJ की वैल्यू आ गई। मोस्ट नेगेटिव देखना है तो m अगर लार्ज पॉजिटिव नंबर है तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो लार्ज नेगेटिव होगा। तो यहाँ तो 3 हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है, तो 4m बड़ा होगा पॉजिटिव नंबर, लेकिन माइनस करेंगे तो 4m लार्ज क्या बनेगा, नेगेटिव नंबर। यानी कि ये अपना क्या हो गया, मोस्ट नेगेटिव। अब मोस्ट नेगेटिव है तो की एलिमेंट देखोगे आप, ठीक है, की एलिमेंट। तो की एलिमेंट अपने क्या क्या बनेंगे, तो यहां से अब मैं इसको तो हटा देता हूं, मैं सिर्फ इसको लिख देता हूं। ये वाला वेक्टर क्या बन गया मेरा, इनकमिंग वेक्टर। तो की एलिमेंट इसको 2 आ रहा है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो ये मेरा की एलिमेंट बन गया। यहाँ पर की एलिमेंट, ये की एलिमेंट है। तो इसकी सीध में क्या है, α3। तो α3 वाला जो वेक्टर है ये बाहर चला गया, α3 बाहर चला गया। तो नेक्स्ट टेबल क्या बनेगी अपनी, देखो इसी के नीचे मैं बना दूंगा, यहीं पर इसी के साथ मैं टेबल बनाऊंगा। इसी को बढ़ा देता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट टेबल अपनी इस तरह से बन जाएगी। ये इसमें क्या कर रहे हैं अपन, अंदर कौन सा वेक्टर आ रहा है, α2, और बाहर कौन जा रहा है, α3। तो α3 की जगह α2 आ गया, बाकी α5 वहीं पर रह गया। इधर α2 का कितना है, कॉस्ट 2 है, और α5 की कितनी है, -m है, α5 की -m। यहाँ पर x2 आ गया, यहाँ पर x5 आ गया। अब क्या करोगे, की एलिमेंट की जगह 1 रखोगे तो एज इट इज रहेगा, ये तो 1 ही है। तो 2 2 1 1 0 0, और यहाँ पर क्या बनाओगे, 0। की एलिमेंट के नीचे क्या बनाएंगे, 0। तो 0 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -4 से। -4 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो -4 आ गया, और +4 करेंगे तो 0। तो क्या क्या आएगा देखो, -4 2 जा 8, और +12 किया तो 4 आ गया। -4 2 जा 8 और +3 किया तो -5 आ गया। -4 +4 करेंगे तो 0, -4 और इसको 0 में ऐड करेंगे तो -4। इधर 0 है तो यहाँ पर -1, 0 है तो यहाँ पर +1। और अब यहाँ से मैं क्या निकालूंगा इसके लिए, ZJ माइनस CJ की वैल्यू। ZJ माइनस CJ क्या बन रहा है, देखो यहाँ पर 2 × 2 4 आ गया, और माइनस माइनस प्लस 5m + 4, और उसमें से 3 को घटाएंगे तो 1, यानी कि क्या बचा, 5m + 1 बच रहा है, ठीक है। इसके लिए 0 आएगा, इसके लिए करें तो 2 और +4m आ रहा है, 2 + 4m, तो ये 4m प्लस किसके आ गया, 2 के। और इसको करेंगे तो क्या आ रहा है मेरा, +m आ रहा है, ठीक है। और इधर क्या आ गया, 0। आप देख रहे हो कि ZJ माइनस CJ सारे कैसे आ रहे हैं, >= 0 आ रहे हैं। इसका मतलब ये टेबल कैसी है, ऑप्टिमल टेबल है। ऑप्टिमल टेबल है, लेकिन आप देख रहे हो कि बेस के अंदर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल। बेस के अंदर क्या है, आर्टिफिशियल वेरिएबल, और इसकी वैल्यू क्या है, 4। x5 आर्टिफिशियल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। 4 का मतलब क्या है, पॉजिटिव आ रही है। तो अब जो कंडीशन लिखवाई है उसको देखो आप, अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल बचा हुआ है ऑप्टिमल टेबल में और उसकी वैल्यू पॉजिटिव है या पॉजिटिव लेवल पर है, तब अपन क्या कहेंगे, दी गई एलपीपी का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो नो सॉल्यूशन क्या होगा, नो फिजिबल सॉल्यूशन, नो फिजिबल सॉल्यूशन, नो फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं फिजिबल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इसके बाद और अपन इसमें देखें, तो नो फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। एक इसने एग्जांपल दे रखा है जिसमें ये अपन ने करवा ही दिया। ठीक है, तो लगभग, और अगर यहाँ पर ये जो वेरिएबल आया x5 ये 0 पर होता, सपोज ये वैल्यू क्या आ जाती, यहाँ पर 0 आ जाती 4 की जगह, तो 0 लेवल पर आता तो क्या होता, फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता, लेकिन साथ में फिर क्या होता, रिडंडेंसी होती किसके अंदर, कंस्ट्रेंट्स के अंदर, यानी प्रतिबंधों के अंदर क्या होती,
अतिरिक्तता होती। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखें, इसमें नेक्स्ट और इसमें जो लास्ट अब मैं कर रहा हूं सिंप्लेक्स मेथड के अंदर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो नंबर 11। नंबर 11, इन टू फेज मेथड, इन टू फेज मेथड। तो टू फेज मेथड भी आपको समझाया था, एक क्वेश्चन करवाया था इन टू फेज मेथड। तो टू फेज मेथड में अपन क्या करते हैं, एक ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपन बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यानी कि सहायक उद्देश्य फलन अपन बनाते हैं, उद्देश्य फलन। और वो किस तरह से बनाते हैं, मैक्सिमम ऑफ जेड स्टार। किस तरह से बनाते हैं, मैक्सिमम ऑफ जेड स्टार। और इस तरह से बनाते हैं कि सारे वेरिएबल्स की कॉस्ट जीरो लेते हैं, किसके अलावा, आर्टिफिशियल के अलावा। यही करते हैं जो फर्स्ट फेज होता है। इसका कौन सा फेज की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट फेज। तो फर्स्ट फेज के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट फेज के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आपका पहले से है उसके करस्पॉन्डिंग एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपन बनाते हैं, जैसे ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप कहोगे, सहायक उद्देश्य फलन आप कहोगे। और इसको इस तरह से अपन कंस्ट्रक्ट करते हैं, या इस तरह से हम इसको बनाते हैं कि इसके अंदर x1, x2, x3 जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं उन सब की कॉस्ट अपन क्या लेते हैं, जीरो। किसको छोड़कर, आर्टिफिशियल को छोड़कर। जो कृत्रिम चर हैं उनकी कॉस्ट जीरो नहीं लेकर उनकी क्या लेंगे, -1। तो दो चीजें हैं, एक तो कोई भी वेरिएबल, तो वेरिएबल में सारे आगे, और एक मैंने अलग से लिख दिया आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल के अलावा यानी कि स्लैक और सरप्लस भी आगे इसके अंदर, इन सब की कॉस्ट जीरो लेते हैं और आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट क्या लेते हैं, -1। मान लेता हूं मैं, सपोज x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, ये तो इसमें आ रहे हैं, यानी कुछ तो वेरिएबल गिवन जो प्रॉब्लम है उसके, कुछ स्लैक और सरप्लस के हो सकते हैं, यानी कि वो सारे मिलाकर x1, x2, x3, x4 बन रहे हैं। और सपोज दो आर्टिफिशियल वेरिएबल है, मान लेता हूं मैं x5 और x6, तब जो मैक्सिमम ऑफ जेड स्टार बनेगा वो क्या लिखेंगे अपन, 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4, यानी कि आर्टिफिशियल के अलावा जितने भी वेरिएबल है उन सब की कॉस्ट मैंने क्या ले ली, 0। और जो आर्टिफिशियल है उनकी कॉस्ट लूंगा मैं -1, तो -x5 और -x6। ये किस में करते हैं अपन, टू फेज मेथड में। अदरवाइज सिंपली करते हैं तो आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट क्या लेते हैं, -m, और बाकी वेरिएबल्स की कॉस्ट वही लेते हैं जो क्वेश्चन में है, और वहां पर स्लैक और सरप्लस की हमेशा 0 लेते हैं। तो ये अपन ने बना दिया ऑब्जेक्टिव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। इसमें जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं उनके अलावा बाकी सभी वेरिएबल्स की कॉस्ट अपन क्या रख देते हैं, 0, और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की कॉस्ट क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो ये अपना क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर। अब इसके दो केस आपके पास बन सकते हैं, दो केसेस यहां पर मैं इसके कंस्ट्रक्ट करूंगा। एक तो वो केस, और जितने भी वेरिएबल्स, ये तो कॉस्ट है, ध्यान रहे इन वेरिएबल्स की क्या कॉस्ट, बाकी जो भी वेरिएबल आप ले रहे हो xi, वो सारे केस हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। वेरिएबल्स की वैल्यू तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन उनकी जो कॉस्ट है, उनके करस्पॉन्डिंग जो C1, C2, Cn है, वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, वो अपन 0 ले रहे हैं, और -1, और x6 के साथ क्या ले रहे हैं, -1 ले रहे हैं। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। इफ पहली पॉसिबिलिटी तो ये है, अगर मैं ये लिखूं, एट लीस्ट वन आर्टिफिशियल वेरिएबल is 8
पॉजिटिव लेवल, पॉजिटिव लेवल। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम एक आर्टिफिशियल, अब देखो आप x1 x2 x3 x4 की वैल्यू तो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जीरो से। अब जो मैक्सिमम ऑफ जेड स्टार है वो किस पर डिपेंड करेगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स पर। अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि एटलीस्ट वन आर्टिफिशियल वेरिएबल इज एट पॉजिटिव लेवल, कि अगर कम से कम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो कम से कम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, सपोज x5 पॉजिटिव है, x6 क्या है, जीरो है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि या तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा यहाँ पर। तो x5 अगर पॉजिटिव और x6 अगर जीरो है, तो x5 की वैल्यू सपोज 1 रख दिया आपने और माइनस बाहर लगा हुआ है, तो ओवरऑल क्या है, लेस देन जीरो। यानी कि इस केस में मैक्सिमम ऑफ जेड स्टार क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, ठीक है। और दूसरा केस क्या है, ऑल आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आर एट जीरो लेवल, इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ जेड स्टार इक्वल टू किसके होगा, जीरो के होगा। भाई सारे आर्टिफिशियल वेरिएबल भी जीरो हो गए, तो x5 की वैल्यू जीरो रख दी, x6 की वैल्यू जीरो रख दी, ये पूरा पहले से ही जीरो बना हुआ है, तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, जीरो। लेकिन इनमें से कोई सा भी पॉजिटिव लेवल पर बच गया, उस केस में ये वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम जेड स्टार की लेस देन जीरो आएगी। दो केस बन गए, ठीक है। अगर ये केस आ रहा है आपके पास कहीं पर भी, इस केस में होगा नो फिजिबल सॉल्यूशन। अगर ये केस बन गया, टू फेज मेथड जब आप अप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट फेज चल रहा है अभी तो अपना, तो जैसे ही ये कंडीशन अगर कहीं पर आई, तब अपन सीधा क्या कहेंगे, नो फिजिबल सॉल्यूशन, की इस एलपीपी का कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और अगर ये आ रहा है, ये अगर आ रहा है, देन गो फॉर सेकंड फेज। अगर ये कंडीशन आ रही है, फिर हमें किस में जाना पड़ेगा, सेकंड फेज में। जब सेकंड फेज में जाएंगे तो फिर वहां पर देखेंगे कि दी गई एलपीपी है, उसका सॉल्यूशन अनबाउंडेड है या उसका सॉल्यूशन बाउंडेड है, या किस तरह का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब सेकंड फेज में किस तरह से जाते हैं, वो आपको मैंने जब टू फेज मेथड समझाया है, वहां पर ये सारी चीज आपको मैंने बता दी थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये सारी चीजें आपकी आ चुकी है। टू फेज मेथड से भी आप डायरेक्टली, अगर ये मैक्सिमम जेड स्टार लेस देन जीरो की कंडीशन बनी, तो फिर वहां पर नो फिजिबल सॉल्यूशन होगा, और इक्वल टू जीरो आ रहा है, तब फिर अपन को क्या करना है, सेकंड फेज में जाना है, ठीक है। तो ये अपन कर चुके हैं यहाँ तक का। सिंप्लेक्स मेथड की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पर अपन ने इस लेक्चर के अंदर की है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर ये जो दोनों लेक्चर्स हुए हैं, ये और इससे पहले वाला लेक्चर, जो प्रॉपर्टीज आपको बताई है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज आपसे सीधे पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ठीक है। कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन की कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है, अनबाउंडेड रीजन की कंडीशन पूछी जा सकती है, अनबाउंडेड रीजन और बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन की कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है, नो फिजिबल सॉल्यूशन की कंडीशन पूछी जा सकती है। तो ये कंडीशंस बेहद इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन करते समय भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपने देखे हैं कि एक दो टेबल से ही हो जाते हैं, तो वहां उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर आपकी प्रैक्टिस है। बाकी टू वेरिएबल्स की प्रॉब्लम है अगर, तो फिर आप आसानी से ग्राफिकल मेथड भी लगा सकते हो, उसके लिए फिर आपको सिंप्लेक्स की जरूरत है भी नहीं। लेकिन 3 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है, ठीक है, तो वहां पर फिर आपको सिंप्लेक्स मेथड लगाना पड़ेगा, और उसी से फिर अपन उसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो इस तरह का आएगा कि उसको आप कम से कम समय में कर सकें, 1 मिनट में या 1.5 मिनट में उसको कर सकें, इतना ही कोई कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में छिपा होगा। बस ये है कि आपके अगर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं, तो फिर आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सिंप्लेक्स मेथड की जो सिंप्लेक्स एल्गोरिदम है, उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स, और सिंप्लेक्स मेथड से रिलेटेड क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं सॉल्यूशंस की, वो सारी अपन कर चुके हैं। अब जो अपना नेक्स्ट लेक्चर अपन करेंगे, इसमें नेक्स्ट लेक्चर के अपन ड्यूल शुरू करेंगे, ठीक है, ड्यूलिटी, द्वैतता, ठीक है, द्वैतता। उसके बाद अपने कुछ टॉपिक और बच रहे हैं, उनको अपन करेंगे, ठीक है। तो आगे का अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।